अपना जी जी अपने बोल। हाँ भैया, रमेश भैया जी, प्रणाम जी गुप्ता। जी जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। रमेश जी, थोड़ा सा अपना परिचय दें थोड़ा सा। मैं रमेश विश्वकर्मा। हाँ हाँ। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था जी। और मैंने 2016 में वीआरएस लेकर समाज सेवा में जुट गया था। ओके। तो और अभी मैं ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। मेरा काम करने का थोड़ा सा मतलब रास्ता अलग है। जी। हम जो भी हमारे घर में सब्जियां लाते हैं वो केमिकल बेस आती हैं 100% बाजार से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ चारों तरफ से हाँ फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड से लेके हाँ, ये हर चीज में जो है ना केमिकल ही डाला जा रहा है। और वो जो है हमारे फूड चेन में घुस जा रहा है, हमारे बहुत। ग्रेन्स में जा रहा है, हमारी सब्जियों बस में जा रहा है। और बस आप वो सब। हमें बीमार भी कर रहा है। बस बस मैं जो कहने जा रहा था वो आप पहले से ही हाँ। जानते हैं। तो मेरा मेरा जो है इसी के अगेंस्ट लड़ाई है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि ऐसे लोग जो देसी खाद और देसी बीज में उत्पन्न सब्जी अपने हाथ से तोड़कर अपने परिवार को खिलाना चाहते हैं, हम्म। हम उनकी छत पर गमलों में वो जो चाहे वो सब्जी उगाकर देने का काम करते वाह, बहुत सुंदर। हैं। तो उसमें किसी भी टाइप के कोई केमिकल और ये होता ही नहीं है। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है कहीं ना कहीं वो बहुत सुदृढ़ और स्वस्थ होगी। बहुत सही बात कर रहे हैं आप। तो ये जो है मेरा एक छोटा सा वो है। तो उसी में मेरा वक्त चल रहा है। रमेश जी, मेरा सोचना ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा। स्वामी जी जरा एक मिनट, हितेश्वर जी का फोन आ रहा है, लाइन पर रहिए प्लीज। जी। तो यही मेरा काम है रमेश जी, मेरा सोचना ये है जी। कि हम लोग जो भी कर रहे हैं जी उसका प्रभाव कितना होगा, इस पे चिंतन करने की बहुत जरूरत है। अति आवश्यक है। कि एक्चुअली में जैसे जो आप कर रहे हैं काम वो बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी है। लेकिन यही काम यदि देश की नीतियों में हो जाए, और जो हम्म केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, इवन जो हमारे किचन में प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, जो हम कॉस्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं, जो हम दवाइयों का यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं, वो सब हमारे जीवन को विषाक्त कर रहा है जी और हमारी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, हमारे पानी को दूषित कर रहा है, हमारी फूड चेन को दूषित कर दे रहा है। हम्म यह प्रयास हमारे राष्ट्र के नियम कानून प्रक्रिया में। एक सेकंड सर, प्लीज लाइन पर रहिए। ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं ये व्यक्तिगत और छोटे प्रयास हो जाते हैं। ये इसमें हमें थोड़ा सा यदि हम चिंतन हटके करेंगे, जैसे जो आपके महाराज जी का चिंतन है कि हाँ सभी जातियां सभी जो धर्म और जो संप्रदाय के रूप में बांट के जो राजनीतिक हित का दोहन किया जा रहा है, और इस देश के साथ सही मायने में देखा जाए तो हमें आजादी नहीं मिली है। तो सही बात। हम यदि उस चिंतन में लोगों को जोड़कर जो ये दुष्ट राजनेता हमारे साथ कर रहे हैं, देखिए एक चीज अपन को समझना पड़ेगी रमेश जी, कि जब जो है अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, उस समय देश के हालात बहुत बगावती थे, जिसे वामपंथी लोगों ने, कांग्रेस ने कवर नहीं किया है। मतलब आपको जान के ताज्जुब होगा, अधिकांश लोगों की जानकारी का ये हिस्सा ही नहीं है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे। देखिए इसकी एक मैं झलक आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। जी जी एक लॉर्ड क्लॉड आचन लेख हुए हैं, जो जी कि कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्म फोर्सेस के, इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ, राइट। उन्होंने कम से कम 1 दर्जन पत्र लिखे हैं उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड वॉविल को, और उन्होंने इस बात का खाका खींचा है कि कितने बगावती तेवर हैं।
और उन्होंने उसमें उसके बताते हुए बताया है कि साहब 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो गया है। बहुत सारे स्टेट की पुलिस जो है आदेश मानने से इनकार कर रही है। पोस्टल सर्विसेज जो कि उस समय संचार का मुख्य माध्यम था, वो इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। रेलवे स्ट्राइक पे जाने का उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। चारों तरफ बगावती तेवर थे, राइट। उन बगावती तेवर के सामने सरेंडर करते हुए क्लॉड आचिन लेक ने लॉर्ड वॉवेल को लिखा कि साहब देश में इतने बगावती तेवर हैं, इसे 1857 की क्रांति से आप कंफ्यूज मत करना, हम इस देश को छोड़ के सुरक्षित भाग भी नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसका जो मुख्य कारण है वो आजाद हिंद फौज का ट्रायल है। तो पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आजाद हिंद फौज का ट्रायल को ड्रॉप कर दिया जाए। और लॉर्ड आचिन लेक और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन दो लोगों के सूचना के आधार पर लॉर्ड वॉवेल ने जो आजाद हिंद फौज का लाल किले में ट्रायल चल रहा था उसको ड्रॉप कर दिया, राइट। फिर लॉर्ड आचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि बगावती तेवर के बीच में यदि अंग्रेजों को भागना पड़े तो किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेकर कैसे भागेंगे, इसका जो प्लान बनाया था इसका नाम रखा था एग्जिट प्लान। और ये प्लान उस समय के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड वॉवेल, उन्होंने इसे अनुमोदित भी किया, राइट। इस बात से एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे। उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू और सो कॉल जो भी लीडर्स उस समय थे, उन्होंने अंग्रेजों की शर्त पर देश का विभाजन कराते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने देशवासियों पर वही सब घटिया कानून जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दमन करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो सब कानून यथावत थोप दिए गए। ऐसे कानून भी जो हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत थे। जैसे हमारा संविधान आपको फंडामेंटल राइट दे रहा है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। तो भारत के लिए में हर नागरिक समान होना चाहिए, राइट। फिर आपका वक्फ बोर्ड जो है 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये अपने आप नल एंड वाइड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट। ये तो बात छोड़िए, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने, आपको मालूम है कि आपकी आज भी पुलिस जो है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, ये आपको जानकारी है क्या? मुझे आपको क्या ये जानकारी है कि जिस नियम विधान के तहत, जिसको आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जिसके तहत आज भी लोगों को जेल भेजा जाता है, आपका जो मुख्य विधान है इंडियन पिनल कोड, वो 1860 का है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उन्हें उनके अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए और उनमें कोई दुस्साहस पैदा ना हो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़ा होने के लिए, तो जो नियम कानून बनाए गए थे वो सब नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर थोप दिए हैं। मैं रमेश विश्वकर्मा जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप उस समय देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर ये घटिया गुलामों के नियम कानून थोपते? नहीं, बिल्कुल नहीं थोपते। जो प्रशासनिक व्यवस्था चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए इतने वर्षों तक शासन किया, क्या वही दुष्ट लॉर्डशिप वाली व्यवस्था क्या आप अपने देशवासियों पे थोपते? नहीं, बिल्कुल नहीं थोपता। और अभी जो है ये पूरी व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है। जो घटिया कानून हमें दिया गया है उस घटिया कानून का भी ये पालन नहीं कर रहे हैं। तो रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे जो हमारी ओलंपिक की बिटियां बैठी थी, क्या उनकी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीयन कार्रवाई करना
पुलिस की विधिक जिम्मेवारी थी कि नहीं थी इसी घटिया कानून के तहत? नहीं, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। उसने उसका भी पालन नहीं किया। हम्म, सुप्रीम कोर्ट को जब आदेश देना पड़ा तब उसने जो है अपराध का पंजीयन किया। तो ना केवल हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, बल्कि ये घटिया लॉर्डशिप वाली व्यवस्था आपकी तनक भी चिंता नहीं करती है और आपका सिर फटा हुआ है, आप जा रहे हैं थाने में, आपकी सुनवाई नहीं होती है, अपराध का पंजीयन नहीं होता है। वहीं पर बाहुबली लोग, राजनेता लोग दबाव बनाकर, दबाव की राजनीति करते हुए आपके विरुद्ध घटिया और झूठे प्रकरण पंजीबद्ध करा के 2 फर्जी बयान काट के आपको जेल भेजवा देते हैं। और अब यह स्थिति लगभग 90% केसेस में हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ। एकदम भयावह स्थिति बन गई है कि नहीं बन गई है? बिल्कुल बन गई। और ये राजनेता अपने आप को हमारे वोट का ठेकेदार भी मान रहे हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तो पूरे लोग जो है उनके पीछे भेड़ बकरी जानवर जैसे चले जाएंगे। ये हमारे वोटों के ठेकेदार कैसे बन गए? जो 23 जून को पटना में अपोजिशन के लीडर्स एक जगह इकट्ठे हुए, जो स्वयं जो है जहां जहां सत्ता में बैठे हुए हैं वहां पर वैधानिक व्यवस्था जो कि शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दी गई है, उसके अनुसार जो है देश को, राज्य को नहीं चला रहे हैं। और इस संविधान में बड़ी अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि हर महीने एक रिपोर्ट गवर्नर भेजता है कि हमारी सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ठीक ढंग से चल रही है। राइट? आप नहीं मानते हैं कि सभी गवर्नर जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो पूरी फर्जी और झूठी है? आज कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। नहीं कर रही। तो अब जो है, आपको नहीं लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत हो गई है? क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के तहत इस देश को बदलने का एक अनूठा पूरा मॉडल निकाला है, टेक्नोलॉजी निकाली है, लॉ के ड्राफ्ट निकाले हैं, पूरा सिस्टम ही निकाला है। राइट? अब वो अच्छा सिस्टम जब तक जमीन पे नहीं उतर सकता है, जब तक आज की राक्षसी व्यवस्था, आज के जो राक्षस है, उस जिसकी जान जो है इन राजनेताओं में है, जब तक इन राजनेताओं को पराजित ना कर दें तब तक जो है इस व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। तो क्राइम फ्री भारत ने एक इतना आसान और प्रभावी मॉडल डेवलप किया है जिसके तहत हमें अपने लोगों को जिम्मेवारियां देते हुए जोड़ना है। और ये क्रम यदि हम ईमानदारी से मात्र 9 दिन चला दें तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरा दावा है कि वो चुनाव के, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतदान के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतदान के पहले की बात कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता है कि इतना प्रभावी सिस्टम हमें जमीन पे उतारने के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और इस पर गंभीर चिंतन हेतु मैं चाहूँगा कि मैं ये थोड़ा सा प्रोग्राम हो जाए, फिर मैं आता हूँ आपके दर्शनार्थ, अपन बैठ के चर्चा करते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। तो मैं इसमें जो अभी पारुल जी से जो मेरी बात हो रही थी, एक तो मैं आपको तब तक एक लिंक भेज रहा हूं, उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है ना? जी भेजिए, मैं करता हूँ। अच्छा, दूसरा, इस ऐप में ही जब आप शुरू में अबाउट कम्युनिटी जाएंगे तो उसमें पूरा विवरण दिया है कि ये 21 लक्ष्य कौन से हैं, कैसे हम भारत को अपराध मुक्त बनाएंगे, कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, कैसे हम जो है, जो आपका अभियान है कि कैसे हम रासायनिक विष मुक्त बनाएंगे, कैसे जो है खेती पूरी तरह से जैविक होके फिर से जो है ना मिट्टी अमृत बन जाएगी, फिर से उसमें वो जीवाणु, माइक्रोब्स और उसका जो वाइब्रेंसी है वो पैदा हो जाएगी। कार्बन कंटेंट जो अभी घट के 0.1 या 0.05 हो गया है, वो 1 साल की अवधि में ही बढ़कर 0.9 पहुंच के हमारा मिट्टी फिर से सोना हो जाएगी। पानी का जो लेवल है वो फिर से 8 फीट तक आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी।
और गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। इस इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। किसी को फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, किसी को पीएम आवास की योजना की जरूरत नहीं होगी, कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा और इस काम के लिए उसे कोई कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि ये देश जो है लगभग 20 गुना ज्यादा धनराशि पैदा करेगा जो आज सरकार कमा पा रही है। और जब सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत 20 गुना राशि आ रही है तो अपने देशवासियों से टैक्स लेने की क्या जरूरत है। तो ये हमारा देश जो है वो टैक्स मुक्त भी हो जाएगा, कर मुक्त भी हो जाएगा। इसी मॉडल में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। एक अर्निंग अकाउंट होगा, आप बैंकिंग वाले हैं, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे इसे, और दूसरा अकाउंट होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो यदि जब आप डिस्ट्रेस में हैं, किसी कारण से आप कमा नहीं पा रहे हैं और यदि आपके अर्निंग अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तब भी आप ना तो आपकी चेक बाउंस होगी, ना ही आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाउंस होगा, डिसऑनर नहीं होगा। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट करते हुए आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपका जब अर्निंग बढ़ेगी उस समय वो धीरे से सेटल हो जाएगा। तो आपको किसी के सामने हाथ फैला के कर्ज भी नहीं मांगना होगा। तो ये कर्ज मुक्त भारत भी होगा। मतलब इतना पावरफुल मॉडल है कि ये देश बदल जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु भी बनेगा। तो रमेश विश्वकर्मा जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि यदि हम छोटा सोचेंगे तो छोटी यात्रा कर पाएंगे। यदि हम गमले लगा के करना चाहेंगे तो उतना ही कर पाएंगे ना। तो ये जो हमारे राजनेता हैं, इनको पराजित करते हुए यदि हम देश का विधान बदल पाएंगे, देश की टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से और आगे बढ़ा पाएंगे, और इस मॉडल के तहत आज हर व्यक्ति जो है ना त्रस्त है, परेशान है, इसके तहत जो है ना इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि भारत में जो हमारी आबादी है वो उसके हाथ कम पड़ जाएंगे। हम बांग्लादेश और यहाँ आसपास के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट देंगे। कोई अवैध रूप से नहीं आ पाएगा, कोई लव जिहाद जैसी घटिया चीज नहीं हो पाएगी। वोट के लिए जाति और धर्म के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप ये बताइए, जब इस संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर बनाया है और शासन के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि आप नागरिकों में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो दुष्ट बीपी सिंह ने मंडल कमीशन क्यों बनाया? क्या मंडल कमीशन संविधान की भावना के विपरीत नहीं है? हम अपने लोगों को समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अपने लोगों को जो है ना गरीब बना के फ्रीबी बांट के दारू क्यों बांट रहे हैं? आपको रमेश शर्मा जी शायद जानकारी होगी कि संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसे हम संविधान के दिशा निर्देश कह सकते हैं, राइट? संविधान के दिशा निर्देश का आर्टिकल 47 कह रहा है कि इस देश में कोई भी नशीली चीज जो है पैदा नहीं की जाएगी, बेची नहीं जा सकेगी, राइट? और ये दायित्व जो है सरकार पर दिया गया कि आप ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिससे देश को नशीली वस्तुओं से मुक्ति मिले, राइट? जी। इन दुष्ट राजनेताओं ने क्या किया जमीन पे? इसका जस्ट उल्टा किया कि नहीं किया? आज दारू की दुकानें गली गली कूचे में पहुंच गई हैं और जहां दारू की दुकानें नहीं हैं वहां अवैध रूप से पाउच के रूप में दारू की डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। तो क्या ये इन दुष्टों को संविधान से कोई लेना देना है क्या, जिनको आप राजनेता कहते हैं? देखिए, आपके नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में कोई आर्टिकल संविधान लागू होने के बाद क्या बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान के संशोधन के क्या संविधान का हिस्सा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो फिर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए कैसे हमारे संविधान का हिस्सा बन गया? कैसे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे जवाहरलाल नेहरू ने घटिया और नियम विरुद्ध दबाव बनाया? जब उन्होंने उस आर्टिकल 35A का नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट ने 8 कारण बताते हुए कि यह संवैधानिक नहीं है, उसे वापस कर दिया।
जानते हो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उसके जवाब में क्या लिखा? नहीं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मैं आपके जो आठों पॉइंट आपने लिखे हैं इससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आर्टिकल 35A का नोटिफिकेशन जारी करना बहुत आवश्यक है, लिहाजा आप इसे जारी करें। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर देश के प्रेसिडेंट को संविधान की व्यवस्था के विपरीत डायरेक्शन दे रहा है और उसके बाद लिख रहा है कि हम आपसे चाय पे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। देश के संविधान में कोई आर्टिकल घूमना चाय अनौपचारिक चाय की चर्चा का विषय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब जो है 2019 में हमारी जनवरी 2019 में जब हमारे भाजपा ने आर्टिकल 35A को हटाया तो ये चर्चा क्यों नहीं की कि ये आर्टिकल 35A पार्लियामेंट में नहीं गया है, पार्लियामेंट ने कोई भी संविधान का संशोधन जो है ना अनुमोदित नहीं किया है, लिहाजा यह आर्टिकल अपने आप में नल एंड वाइड घोषित किया जाता है बिकॉज ये असंवैधानिक है। और फिर जो है नल एंड वाइड घोषणा की प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के पास अनुमोदन के लिए भेजना चाहिए थी कि नहीं भेजना चाहिए थी? बिल्कुल भेजना था। तो आपने उसे हटा के क्या कर दिया, ये वैधता दे दी ना कि वो जो अंदर घुसा था वो ठीक घुसा था। नहीं, ये कार्रवाई उचित है या अनुचित है? अनुचित 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 है। तो अब ये चिंतन तो ये दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे। अभी देखिए इन्होंने क्या नंगा नाच किया है महाराष्ट्र में, उसके पहले मध्य प्रदेश में किया था, उसके पहले कर्नाटका में किया था। तो इन दुष्टों का कोई धर्म नहीं है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये इन्होंने जो है समाचार पत्रों से लेके सोशल मीडिया से लेके सभी पे कब्जा कर लिया है। आपके पास कोई सही चीज न्यूज पहुंच ही नहीं रही है, छपेगी तब तो पहुंचेगी आपके पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड। खत्म करना चाहता हूं जिससे कि इस बात इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचा दें। तो मैं विश्वकर्मा जी चाहूंगा, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि भोपाल का मैं आपको शासकीय सेवक को जोड़ने का, चूंकि आप बैंक में रहे हैं तो और ये मिशन है, इससे जुड़ना इवन जो सेवा में रहते हुए भी किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, राइट? तो सब कोई जुड़ सकता है। तो यदि आप सहमत हों तो एक तो मैं जो है आपको शासकीय सेवक को जो है ना जोड़ने का जिला भोपाल का उपाध्यक्ष बनाना चाहूंगा। और दूसरा जो है मैं चाहूंगा, क्योंकि अध्यक्ष हम किसी को नहीं बना रहे हैं, इस पूरे हर उसमें 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है, राइट? जी। और इनको 2 महीने का प्रोबेशन दिया गया है। जो अच्छा 2 महीने में अपना अच्छा काम दिखाएंगे उनका प्रोबेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा। जो थोड़े से ढीले रहेंगे उनका प्रोबेशन 2 महीने बढ़ जाएगा, राइट? जी। और जो सबसे अच्छे काम करने वाले हैं उसी को प्रमोट करके अध्यक्ष बना देंगे। जी। क्योंकि अभी जैसे मान लो अध्यक्ष बनाए और उसने धीमे अच्छा ठीक काम नहीं किया तो फिर हटाना वटाना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो ये प्रक्रिया हमने रखी है, यदि आप इसको मान्य करते हैं तो एक अच्छा निर्णय हो जाएगा। और हम लोगों को जोड़कर, ये इतना पावरफुल मॉडल है रमेश जी, यदि आप कहेंगे तो जब अपन कल हम वहां आ रहे हैं, राइट? तो थोड़ा सा विचार उस समय भी रख देंगे तो लोग जो वहां पे इकट्ठे होंगे उनको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा और हम उन्हें हिंदू राष्ट्र के कंटूर भी समझाएंगे। अभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, राइट? तो एक हिंदू राष्ट्र की एक है इंटरनल डायमेंशन, राइट? और दूसरी है एक्सटर्नल डायमेंशन। तो जो इंटरनल डायमेंशन वो ये कह रही है कि आपस में जो इन दुष्ट लोगों ने जाति और उसके आधार पर जो है ना बहुत सारा बंटवारा कर दिया है और हर कोई अपने अपनी छोटी छोटी चीज के ठेकेदार बन गए हैं अपने लाभ के लिए। अब सभी लोग एक हैं, राइट? और यही जो है ना संविधान भी कह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो भी है वो बंद होना चाहिए, सभी लोग समृद्ध होना चाहिए, सभी लोग सुखी होना चाहिए, राइट? अब इसकी हिंदू राष्ट्र की एक दूसरी डायमेंशन है जो कि एक्सटर्नल है, जिसमें दूसरे धर्म के लोग आते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कह के क्या हम किसी को डरा रहे हैं क्या? क्या जो है जैसे हमने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, तो अभी उदयपुर में मुस्लिम इकट्ठे हुए, उन्होंने इसका उल्टा नारा लगा दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सभी लोग जिसको जहां मोक्ष मिल रहा हो वहां जाए
और उस धर्म का पालन करे। यही हमारा संविधान कह रहा है, यही हमारा आर्टिकल 25 कह रहा है। तो उसका कंटूर ये होना चाहिए कि कोई भी दूसरे धर्म वाला जो है ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा जिससे कि दूसरे धर्म को हानि हो। उसे अपने मोक्ष के लिए जो धर्म अच्छा लग रहा है वो माने, ठीक है ना। लेकिन यदि उसका वो उल्लंघन करता है, जैसे यदि मान लो वो कहता है कि हमारे धर्म को मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जदा कर दूंगा और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, ये शुद्ध बकवास है और ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है ना। तो हमें उसके लिए छोटा सा 4 सेक्शन का कानून बना देना चाहिए कि ये संज्ञेय होगा, जमानती होगा, 15 साल की सजा होगी और क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसमें 3 दिन से 30 दिन के अंदर सजा मिल जाएगी। वो भी कोर्ट जो होगा उस कोर्ट में नहीं जाना होगा, ट्रायल विदाउट गोइंग टू कोर्ट होगा, राइट। उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम, और उसमें धन की वर्षा भी रखी गई है। तो हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय दे पाएंगे। तो जो ये लोग हैं जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन्हें 3 दिन से 30 दिन के अंदर 15 साल की सजा मिल जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो कोई भी भारत में दंगा करा पाएगा क्या? नहीं करा पाएगा सर। हमारे राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने जो है ना चीजों का संज्ञान नहीं लिया। मोपला जो केरला मालाबार में था 1921 में, वहां पर बड़ी संख्या में हिंदुओं का संहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और धर्मांतरण किया गया। क्या इन दुष्ट राजनेताओं ने एक भी केस कायम करवाया? नहीं करवाया। का इन्होंने कभी मुद्दा बनाया? यही काम जो है कोलकाता में हुआ, यही काम जो है ना एक नेहारी का ऐसा कुछ है, कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर, वहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो हमारे लोग जो है इतने बड़े जघन्य कांड होने के बाद भी उसका ठीक ढंग से संज्ञान लेके कोई हम पावरफुल व्यवस्था नहीं लाते हैं, क्योंकि हम दुष्ट सिर्फ जो है अपने वोट बैंक अपने जीतने की बात करते हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे, केवल हमको जो है ना इकट्ठा होने की जरूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग इकट्ठे हों, हम कॉलेजेस में जाएं, यहाँ जाएं, जो 21 विधाएं हैं किसानों के पास जाएं और सबको जोड़ें। कोई दूसरा हमारे वोट का ठेकेदार कैसे हो सकता है? आप देखिए, कांग्रेस जब 1947 में 1952 में पहला चुनाव हुआ तो इस दुष्ट कांग्रेस ने पहले चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग कराई। और हमारे शासकीय सेवक कैसे हैं, उनके सामने बूथ कैप्चरिंग हो रही है और उन्होंने मुंह पे ताला लगा के रखा हुआ है। रिपोर्ट क्यों नहीं की उन्होंने? क्या ये उनका मिसकंडक्ट? एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, जल्दी कंक्लूड करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वार्ता को हम बड़े स्तर पर जो है मैं आकर मिलता हूं कहीं बैठ कर। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, आप आने की बजाय एक छोटा सा आयोजन कर लीजिए जिसमें लाइक माइंडेड लोगों को बुलाइए और उस पर परिचर्चा करके हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। चलिए, क्योंकि आप मेरे पास आएंगे, 2 लोग आएंगे तो 2 लोग सुनेंगे, लेकिन यदि हम 50, 60, 100 लोग जो कि आपको लगता है कि लाइक माइंडेड हैं, चाहे गुफा मंदिर के उस हॉल में ही कर लें या कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे, तो वो चिंतन भी सामने आ पाएगा और हम बड़ी आसानी से लोगों को पद बांटते हुए उसको चंद दिनों में ही हम इस देश के हालात बदल देंगे। कर लेते हैं सर, है ना। तो चलिए रमेश जी, हमारी ये बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही थी, एक कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी होगी। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, तो आप उससे जुड़ जाइए आप ऐप के माध्यम से, और अगली ब्रीफिंग में फिर हम इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।